नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से। बड़ी खबर साझा कर रहे हैं आपके साथ। 4 दिसंबर से होगा संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज। 22 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। तो 22 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलने वाला है, जिसको लेकर केंद्र ने बैठक बुलाई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई है। चार दिसंबर से संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है और यह सत्र जो है 22 दिसंबर तक चलेगा, जिसको लेकर केंद्र की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज होने जा रहा है। 4 दिसंबर से होना है और 22 दिसंबर तक यह सत्र चलेगा। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2023 में अनुपूरक बजट 2023-24 पर विस्तार से चर्चा हुई, जहां सीएम योगी ने कहा कि अब तक के सबसे बड़े अनुपूरक बजट के साथ हम सभी प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। वहीं सीएम योगी ने कहा कि हर नौजवान के हाथ को कार्य देना है, हर किसान के खेत में पानी पहुंचाना है। अनुपूरक बजट के दौरान सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। के पहले उत्तर प्रदेश के बारे में क्या मंजर था, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों और भूमि में अवैध कब्जों को शासन का प्रश्रय प्राप्त था। और दूसरे तीसरे दिन तो दंगे होते थे, अराजकता की स्थिति थी, अव्यवस्था थी। और 2017 के बाद ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जो हर हाल में कानून का राज स्थापित करके हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे रही है। उसका परिणाम यह हम सबके सामने आए हैं। और महोदय, आज एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश के बारे में लिखती है कि प्रदेश के अंदर महिला संबंधी अपराधियों को संबंधी अपराधों में संलिप्त अपराधियों को सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 का राज्य है, जो अपने यहां सबसे अधिक अपराधियों को सजा दिलाता है। महोदय, इस दौरान 63,000 से अधिक अपराधियों को गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत, 836 अपराधियों के विरुद्ध एनएसए में कार्रवाई की गई और साथ साथ गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत 9,163 करोड़ की चल और अचल संपत्ति का जब्तीकरण का कार्य भी हुआ है। माफिया और अपराधियों के द्वारा जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है, उनमें 2827 करोड़ रुपए के अधिक की संपत्ति को भी सरकार ने अपने कब्जे में लिया है। प्रदेश के अंदर 66 माफिया और उनके गैंग्स के जो सदस्य हैं, कुल 1044 के विरुद्ध 590 अभियोग पंजीकृत भी किए गए और 506 की गिरफ्तारी भी की गई। इसमें उनके खिलाफ बहुत अन्य तमाम कार्रवाई भी की गई। जब आप पहले इन्वेस्टर समिट के बारे में आए थे कहने के लिए, तो उस समय हम लोगों ने इसी बारे में कहा था कि नहीं, हमें बड़े लक्ष्य लेकर के चलने चाहिए, बड़ा लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ये 25 करोड़ की आबादी और 25 करोड़ की आबादी की आकांक्षा के अनुरूप ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना है, हर नौजवान के हाथ को कार्य देना है, हर किसान के खेत में पानी पहुंचाना है, उसकी फसल का अच्छा दाम उसे प्राप्त हो और केवल उत्पादन तक सीमित न रहे, बल्कि उसको हम मार्केट लिंक कर सके। इस दिशा से अगर हमें प्रयास प्रारंभ करने हैं तो हमें उत्तर प्रदेश के औद्योगिकीकरण की तरफ और उद्योग 4 की तरफ हमें जाना ही होगा, इंडस्ट्री 4 की तरफ हमें जाना ही होगा। और उस दिशा में इन्वेस्टर समिट सब जगह होते थे, लेकिन यूपी ने एक जो रेखा खींची है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, अब तक महोदय मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश को 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। आप मुझे एक बात बताइए
क्या ये प्रस्ताव समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्या तब भी कोई यहां आना चाहता था क्या? तब तो जो थे वे भी भागना चाहते थे, वे भी भागना चाहते थे। लेकिन आज देश और दुनिया का हर उद्यमी उत्तर प्रदेश में आ रहा है, आना चाहता है, निवेश करना चाहता है। और महोदय, 1 लाख, ये जो 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, ये 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर जब उतरेंगे और उतरने प्रारंभ हुए हैं, तो महोदय 1 करोड़ 10 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए उन्हें कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में आएगी। और उत्तर प्रदेश के अंदर वह स्थिति आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तय किया। और यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सवाल जवाब में जब समाजवादी पार्टी ने जातीय जनगणना कराने की बात कही, तो यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जातीय जनगणना के सवाल पर कहा कि ये वही लोग हैं जो जातियों में विश्वास रखते हैं। बीजेपी कभी जाति आधारित काम नहीं करती, बल्कि देश हित और प्रदेश हित में काम करती है। ये केंद्र सरकार का मामला है, राज्य सरकार को जातीय जनगणना नहीं कराना चाहिए। वहीं एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना पर बीजेपी की सरकार बन रही है। केंद्र और प्रदेश के जो अधिकार क्षेत्र है, उसमें जातीय जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार को है, इसलिए प्रदेश सरकार का इसमें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम लोग इस पर कुछ कह नहीं सकते। 5 राज्यों में हम लोग राजस्थान में जीत रहे हैं, हम लोग जो है मध्य प्रदेश में दोबारा आ रहे हैं, और तेलंगाना में एक बड़ी पार्टी के रूप में हम लोग उभर करके आ रहे हैं। तो हमारी जो है अच्छी प्रदर्शन होगा। देखिए, जब तक चुनाव होता है तो क्या हम कहेंगे कि क्या मैंने हम क्यों लेक पलट रहे हैं, हम 5 पलट रहे थे। अब चुनाव हो चुका है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम लोग ज्यादा जीते। और यूपी में जातीय जनगणना सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, तो वहीं सपा नेता पल्लवी पटेल ने बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना पर सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी वंचित समाज के सवालों पर चर्चा नहीं चाहती। जो सदन चल रहा है, शीतकालीन सत्र जो चल रहा है उत्तर प्रदेश का, उसमें अनुपूरक अनुदानों के साथ साथ हम विपक्ष की सिर्फ इतनी मांग है कि जो वंचित समाज है, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी, उनके हितों की और हकों की बात और चर्चा, उनके मुद्दों को लेकर के सदन में हो। और जातिवार जनगणना को लेकर के मैंने निजी विधेयक इस सदन में दिया है, इस उद्देश्य के साथ कि सकारात्मक चर्चा हो और उस पर निष्कर्ष निकले, उस पर बहस हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत ही सचेतन मन से, पूरी सुनियोजित तरीके से जो है वंचित समाज के जो प्रश्न हैं, जो सवाल हैं, उनको स्वस्थ संसदीय प्रणाली का जो है प्रक्रिया का वो एक एक्सक्यूज देते हुए उसको टालने का प्रयास कर रही है। एक तरफ बिहार में सियासी पारा गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे ने विपक्षी नेताओं को परेशानी में डाल दिया है। बता दें कि झारखंड के हजारीबाग में बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस दौरान अमित शाह ने ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले बीएसएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी और बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस परेड की सलामी भी ली। वहीं इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, मैं बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस पर सभी जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश को सैनिकों पर गर्व है। जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये सिर्फ बीएसएफ का घोष वाक्य नहीं है। 1900 से ज्यादा सीमा प्रहरियों ने अपनी जान का बलिदान देकर, अपने सर्वोच्च बलिदान देकर जीवन पर्यंत कर्तव्य के घोष वाक्य को चरितार्थ किया है। और न जाने अगिनत लाखों सीमा प्रहरियों ने अपने जीवन का सुवर्ण काल -45 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर के रेगिस्तान के अंदर, कहीं हरामी नाला के दलदलों में, तो कहीं बंगाल की सीमाओं पर
सुंदरनगर के जल में बिताया है। परिवार से दूर रहकर दुर्गम सीमाओं की चौकसी, सुरक्षा जिस तरह से बीएसएफ ने सुनिश्चित की है, मैं आज आप सभी को कहना चाहता हूं, मैं देश भर में घूमता हूं, पूरा देश सीमा सुरक्षा बल के जवानों को पर नाज भी करता है और सैल्यूट भी करता है। जब जब भी किसी भी सीमा पर जो बीएसएफ के अधीन है, चाहे बांग्लादेश की सीमा हो, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो, दुश्मन ने जरा सी भी हलचल की और सूचना आती है तो चिंता स्वाभाविक होती है, मगर साथ में ही सूचना आती है बीएसएफ कंट्रोल रूम से कि हमारे जवान तैनात है, तब मैं आपके भरोसे आराम की नींद सोता हूं, मुझे कोई चिंता नहीं। क्योंकि एक बार सीमा प्रहरियों ने मोर्चा संभालने के बाद किसी को सीमा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप देश की सीमाओं की रक्षा की प्रथम पंक्ति है और पूरा देश और विशेष कर मैं गृह मंत्री आप पर बहुत नाज करता हूं, गौरव करता हूं। जो वामपंथी उग्रवाद, इसको एक नए हौसले और जोम के साथ अंतिम प्रहार करने के लिए सीआरपीएफ और बीएसएफ और आईटीबीपी तीनों तैयार है और हम आने वाले दिनों में वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के लिए कटिबद्ध है। वैक्यूम को भरने के लिए 2019 से लेकर अब तक 199 नए शिविर खोले गए हैं। नए कैंप्स की स्थापना और गश्त बढ़ने से इनके सभी प्रकार के संसाधनों पर कमी आई है और उसी का परिणाम है कि बूढ़ा पहाड़ और चकरबंदा जैसे दुर्गम क्षेत्रों के अंदर आज संपूर्ण उसको वामपंथी उग्रवाद से मुक्त करने में हमें सफलता मिली है। कोल्हान और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में अंतिम लड़ाई चालू है। मुझे विश्वास है कि ये लड़ाई भी हम जीतेंगे। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आने वाले हैं। वहीं एग्जिट पोल ने कयास और बहस को लेकर जन्म दे दिया है। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की करें तो दावा ये कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि तेलंगाना में भी एक दिशा बता रहे हैं कि यहाँ के सीआर तीसरी बार सीएम नहीं बन पाएंगे। बीजेपी के बजाय कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। वहीं मध्य प्रदेश यानी अजब गजब, कुछ एग्जिट पोल ने बीजेपी को 2/3 बहुमत दे दिखाया है, जब कुछ ने कांग्रेस को सत्ता में वापसी का दावा किया। वहीं राजस्थान में ऊंट किस करवट बैठ रहा है, अब उसकी भी बात कर लेते हैं। जहां बीजेपी को बढ़त का दावा किया जा रहा है, वहां कांग्रेस भी बहुमत के आंकड़े को छूती दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में एग्जिट पोल क्या कोई सियासी संदेश देते हैं? 5 राज्यों के चुनाव में स्पष्ट रूप से 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है और ये तो सेमीफाइनल है। अभी लोकसभा जस्ट इसके 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव भी होना है। इसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के तो एक एक बूथ में एजेंट बैठे हुए थे जो नजरों से टिक कर रहे थे किसकी नजर मिल रही है, कौन हमारा वोटर है वहां पर। तो वो जो आकलन है हुआ वो बहुत डिटेल्ड है, उतना कोई कर नहीं सकता था। और उसी का पूरा फीडबैक, इन तीनों चीजों का जो फीडबैक है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में बन रही है। देखिए, मुझे नहीं लगता, गहलोत साहब से हमारी मुलाकात हुई थी, गहलोत साहब बहुत कॉन्फिडेंट हैं, सरकार आराम से बनेगी। और गहलोत साहब जादूगर हैं, जीतेंगे राजस्थान में गहलोत साहब। तक भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। जो गैप दिखाया जा रहा है, वो चाहे सरगुजा का हो चाहे बस्तर का हो, उन सीटों को यदि एनालिसिस किया जाए तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा सीटों में जीतेगी और कहीं न कहीं 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। हम 4 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में अपने बूते पे सरकार बनाने जा रहा है। मिजोरम में हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बनती, तो गठबंधन के साथ सरकार बनेगी। मैं इस मामले में बहुत अस्पष्ट हूं और ये मेरे अपने अनुभव पर आधारित है। भारतीय जनता पार्टी पहले से बहुत आगे बढ़ी है।
जिन राज्यों में हम हैं, हम वहां पर फिर से वापस आ रहे हैं। जिन राज्यों में हम नहीं हैं, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। देश के नेतृत्व पर प्रदेश की जनता ने विश्वास व्यक्त किया है, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया है, और हम तीनों ही राज्यों में हमारी सरकार बनेगी। खबर श्री कृष्ण की नगरी मथुरा से है, जहां ये कहा जाता है कि जो कोई भी वहां जाता है वो उन्हीं का भक्त हो जाता है। यूं तो सभी युगों में उनके अनन्य भक्त हुए हैं, चाहे वो कृष्ण भक्त रसखान हो या कृष्ण दीवानी मीरा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कलयुगी कृष्ण दीवानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपको भी हैरानी होगी। बता दें कि फरीदाबाद की रहने वाली प्रिया को कान्हा से ऐसी प्रीत लगी कि उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर 1 साल पहले 29 नवंबर 2022 को वृंदावन में भगवान के साथ 7 फेरे ले लिए। पूरी खबर को देखने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। इस भजन के जरिए मीरा का भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भाव दिखता है। लेकिन आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो ना तो राधा है और ना ही मीरा। जी हाँ, ये कहानी है फरीदाबाद की रहने वाली कृष्ण भक्त प्रिया की, जिसकी भगवान कृष्ण को लेकर ऐसी दीवानगी है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कहते हैं एक बार अगर किसी से दिल लग जाए तो फिर उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं होती, और खासकर जब दिल भगवान से लग जाए तो फिर क्या ही कहना। ऐसा ही कुछ हुआ प्रिया के साथ, जिसकी भगवान से ऐसी प्रीत लगी कि उन्होंने सब कुछ छोड़कर 1 साल पहले वृंदावन में भगवान के साथ 7 फेरे लिए, और अब शादी की एनिवर्सरी यानी सालगिरह को उन्होंने बड़े ही धूमधाम से वृंदावन में मनाया। दरअसल प्रिया ने भगवान कृष्ण के साथ वृंदावन में पिछले साल 29 नवंबर 2022 को पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की थी, जिसकी अब उन्होंने एनिवर्सरी भी मनाई है। और एनिवर्सरी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बकायदा इसके लिए होटल की बुकिंग हुई, पूरी शादी की तरह डेकोरेशन भी हुआ, और तो और मेहमानों को न्योता भी दिया गया, और भक्ति भाव के साथ इस सालगिरह को यादगार बना लिया। दूल्हे के रूप में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को पहले एक मुरली और मोर पंख से सजाया गया, कान्हा को सेहरा पहनाया गया। कन्हैया का यह मनमोहक रूप देखकर मानो हर कोई जैसे मंत्रमुग्ध हो गया हो। वहीं दुल्हन बनी प्रिया ने लड्डू गोपाल के सामने नृत्य भी किया। इस एनिवर्सरी में पहले दूल्हा यानी कृष्ण कन्हैया को स्टेज पर लाया गया, और इसके बाद दुल्हन की तरह सजी प्रिया घूंघट ओढ़कर कान्हा के सामने आई, धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ी, और जब उसने पति रूप में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाई और भजन पर झूमने लगी। अपनी पहली एनिवर्सरी को मनाने में प्रिया ने किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। मंच पर पहुंचने के बाद पहले भगवान के गले में वरमाला डाली, और उसके बाद भगवान के हाथ लगवाकर खुद भी वरमाला पहनी। भगवान के साथ इस अटूट भक्ति को देख वहां हर कोई कहने को मजबूर हो गया, राधे राधे। मथुरा से मोहम्मद फारूक, इंडिया वॉइस। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।